गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओम्स लॉ, या आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओम्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ओम्स लॉ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided temperature remains constant. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of a conductor. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. For example, अगर मान लो एक कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो, चलो इसमें करंट जा रही, फ्लो हो रही, कितनी? आई करंट फ्लो हो रही, मान लो आई करंट फ्लो हो रही, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कितना है? वी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज कितना? वी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, मान लो ये ए और बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ए एंड बी, एंड आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट आई is directly proportional to potential difference. Current I is directly proportional to potential difference. तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो लिखेंगे V बाई आर, तो ये हो जाएगा V बाई आर, वेयर R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R इज ए proportionality the proportionality constant, and is called resistance of the conductor, या इसी को लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V, R V प्रोपोर्शनल टू I, इम्प्लाइज लिख सकते हैं V इक्वल टू आर आई। बात दोनों एक ही है। तो ये हो गया V इक्वल टू, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? आर आई। तो अगर R हमको लिखना है तो कितना हो जाएगा? V बाई आई। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई आई। ये हो गया कांस्टेंट। According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, provided temperature remains constant. टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, चेंज जाता है। तो I प्रोपोर्शनल टू V, या I इक्वल टू V बाई आर, या I प्रोपोर्शनल टू V, आर V प्रोपोर्शनल टू I,
implies V equal to Ri, where R is a proportionality constant and is called resistance of the conductor. तो V equal to हो जाएगा Ri या R equal to V by I. यही है ओम्स लॉ. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided temperature remains constant. R इक्वल टू ये हो जाएगा V बाई I. The SI unit of R is resistance is equal to वोल्ट पर एम्पियर, या इसी बोलते हैं ओम. ये हो जाएगा ओम. ये हो गया सिंबल इसका ओमेगा, ओम. डायमेंशनल फार्मूला. तो R इक्वल टू ये हो गया कितना V बाई आई. और देखो V इक्वल टू कितना होता है, सिंस V इक्वल टू होता है W बाई क्यू. W बाई कितना होता है Q. और I इक्वल टू कितना होता है Q बाई T. I इक्वल टू कितना होता है Q बाई T. तो ये हो जाएगा V इक्वल टू W बाई हो जाएगा Q और I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई हो जाएगा T. तो ऊपर जाएगा R इक्वल टू, ये तो यहीं से लिख सकते थे, जाना दे, V इक्वल टू RI. तो V इक्वल टू W का कितना हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ये हो जाएगा ML² T-2 और Q का होता है 80. Q का कितना होता है 80. तो Q का होता है 80. तो ये हो जाएगा ML² T-3 A इनवर्स. ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला. वर्क का कितना होता है ML² T-2, Q का होता है A इंटू T. तो ये हो जाएगा T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ML² T-3 A इनवर्स. तो ये हो जाएगा V का ML² T-3 A इनवर्स. I का होता है A. I का कितना होता है A. तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा M, ये हो जाएगा L² T-3 और ये हो जाएगा A का पावर -2. ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया. तो R इक्वल टू V बाई आई. द SI यूनिट ऑफ R इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम का सिंबल हो गया. डायमेंशनल फार्मूला R इक्वल टू V बाई आई होता है. तो पहले V का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, फिर A का लिखो, मतलब करंट का कितना होता है A होता है. तो R का हो जाएगा ML² T-3 A इनवर्स A-2. The graph between V and I is a straight line. The graph between V and I is a straight line. अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं V में और I में तो लाइन आएगी स्ट्रेट. तो ऐसे ग्राफ ऐसा आएगा. अगर ये मान लो हो जाएगा I और इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया मान लो ये V. तो ग्राफ आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन. मान लो ये O1. अगर I में भी ड्रा करेंगे तब भी वही आएगा. अगर मान लो इधर कितना हो जाए, ये हो जाएगा I, ये हो गया I और इधर कितना हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा V, ये भी तब भी आएगा कितना, स्ट्रेट लाइन ही आएगा. ओरिजिन द स्लोप, ये मान लो स्लोप हो गया. द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस. तो स्लोप लिखेंगे M इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पे हम निकालें कोई पॉइंट, मान लो ये A हो गया, यहाँ पे ड्रा कर दो, ये हो जाएगा पॉइंट, मान लो ये हो जाएगा B, ये हो गया मान लो ये C. तो ये हो जाएगा tan थीटा का था परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो ये होगा AB बाई हो जाएगा OB
इक्वल टू मान लो ओ सी बाई कितना हो जाएगा, ओ सी बाई हो जाएगा ओ बी, ओ सी बाई ओ बी या वी बाई मान लो ये आई। दूसरा अगर मान लो ग्राफ ये वाला है आई एंड वी में, अगर ये ग्राफ है द स्लोप ऑफ IV graph gives reciprocal of resistance, तो ये हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा IV ग्राफ का, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/r इक्वल टू हो जाएगा I बाई हो जाएगा V, I बाई V। अगर I और V में जो ग्राफ है तो उसका जो स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा m इक्वल टू, स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/r, ये हो जाएगा I बाई V। जो हो जाएगा m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट अगर मान लो ले लो, ये A हो गया, ड्रा कर दो, ये हो गया B हो गया, ये हो गया C, ये हो जाएगा ओरिजिन। तो अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो ये कितना आ गया, स्लोप अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बाई कितना हो जाएगा ओ बी, और यहाँ पे अगर मान लो सी है तो ये फिर हो जाएगा ओ सी बाई कितना हो जाएगा ओ बी। ये हो गया स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस देता आर और आर की यूनिट होती है ओम। ये देगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अगर आई वी ग्राफ रहेगा तो। अब देखो द रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस of a conductor, resistance is the property of the conductor, due to which it opposes the flow of current through it। अगर मान लो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्या होता है, बढ़ता है। the resistance of the conductor increases with increase in temperature, जैसे अगर मान लो ये है ग्राफ तो ये होगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा मान लो ये आई, इधर कितना हो जाएगा V, एक टेम्परेचर मान लो ये कितना हो जाएगा ये, तो इसका ये मान लो अगर ये T1 है, ये कितना है T2 है, तो ये हो गया θ1 और ये हो जाएगा कितना θ2। तो जो स्लोप अभी हम बताए थे, स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो इसका जो T1 का स्लोप कम है, T2 का स्लोप क्या है, ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, T1 स्लोप इसका कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका स्लोप ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसके हिसाब से T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है T2 का रेजिस्टेंस कितना है, स्लोप ज़्यादा है और इसका जो स्लोप क्या है, कम है। स्लोप कम है तो इसका मतलब कि मान लो ये R1 है यहाँ तक, इसके लिए रेजिस्टेंस, और इसके लिए कितना है R2, इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है R2। तो चलो थीटा अगर हम निकालें तो M1 सिंस θ1 इज़ लेस देन θ2 तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा, ये इसका ये मान लो ये R1 है, ये कितना है R2 है, तो ये हो जाएगा R1 इज़ लेस देन R2 इम्प्लाइज T1 इज़ लेस देन T2,
तो अगर ग्राफ दिया रहा है वी आई और आई में और टेम्परेचर में दिया रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, जिसका स्लोप कम रहेगा रेजिस्टेंस का क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ओम। चलो ओम तो लिखे थे, फिर से लिख दिया ओम। factors on which resistance depends फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। नंबर 3 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कौन कौन को चीज़ में डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। टेम्परेचर अभी बताया, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटाने पर घटता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब लंबाई पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि थिकनेस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली proportional to the length of the conductor, length L of the conductor। दैट इज ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ये रहेगा R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि लेंथ अगर ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ कम रहेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये ए रहता है, तो ये हो जाएगा दैट इज, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर मान लो एरिया ज़्यादा रहेगा, थिकनेस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम रहेगा, और अगर एरिया कम रहेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर एरिया कम रहेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अगर एरिया ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन मतलब 1 and 2, तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो, इसको रो पढ़ाया था, रो L/A। क्या पढ़ा था, रो। R इक्वल टू रो L/A, वेयर रो RHO, रो इज proportionality constant, and is called resistivity or specific resistance
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रो डिपेंड्स on the nature of the material and temperature ये रो क्या रहती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल रहती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो SI यूनिट, तो सिंस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L बाई ए, तो इम्प्लाइज रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई हो जाएगा L। तो SI यूनिट इसकी हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी ओम मीटर स्क्वायर बाई हो जाएगा मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, ये हो जाएगा मीटर, ओम मीटर हो गया इसकी SI यूनिट। ओम मीटर हो गई SI यूनिट। अगर डिफिनेशन लिखना है तो सिंस R इक्वल टू कितना, रो L बाई ए, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू, ये हो जाएगा R इंटू ए बाई हो जाएगा L। इफ़ A इक्वल टू 1 यूनिट एंड L इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट एंड L इक्वल टू 1 यूनिट, तो रो इक्वल टू हो जाता है R यूनिट। द रेजिस्टेंस offered by a conductor of unit length and unit area of cross section। तो अगर मान लो 1 स्क्वायर यूनिट लिख दे रहे हैं, 1 स्क्वायर यूनिट, चलो 1 स्क्वायर यूनिट और L इक्वल टू 1 यूनिट, ये हो गया यूनिट, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R यूनिट। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही हो गया फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस की चीज़ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर दोनों को मिला देते हैं कितना हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाई ए, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, रो L बाई ए। और नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स।